हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। इन दिस वीडियो हम देखेंगे कि इंग्लिश ऐसे के टॉपिक को कैसे सिलेक्ट किया जाए। इंग्लिश ऐसे आपका सबसे पहला पेपर होता है और सबसे पहले दिया भी जाता है, यानी पहले दिन में तो होता है लेकिन सबसे पहला पेपर भी होता है। अब आपको ऐसे का पेपर दिया गया और आप ये अगर ये सोच कर आए कि आपने लिटरली ऐसे ही लिखना है, क्योंकि इन रिसेंट ईयर्स एग्जामिनर ने ज़्यादातर जो ऐसे देना शुरू किया या जिस पे फोकस उसका हो गया है वो लिटरेरी एसेज हैं। ठीक है। अब प्रॉब्लमेटिक एसेज के ऊपर वो ना ही इतना इतना ज़्यादा फोकस करता है और ना ही इतने ज़्यादा टॉपिक्स देता है। और 2023 का जो पेपर आया था इंग्लिश एसे का, वो आपके सामने एक खुली एग्जाम्पल है। ठीक है। तो हमें पता कैसे होना चाहिए कि हम कौन सा टॉपिक सिलेक्ट करें, कौन सा सिलेक्ट करें टॉपिक। क्योंकि अगर आपने रेंडमली आपने एक टॉपिक देखा और आपको अच्छा लगा, आपने उस पर लिखना शुरू कर दिया, लेकिन आपने आउटलाइन बनाते हुए आपको इस बात का अंदाज़ा हुआ कि आपके पास तो आइडियाज़ है ही नहीं उस पे लिखने के, ये जो आइडियाज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इररेलीवेंट हैं और बहुत ज़्यादा आपके लिए कि अनएकेडमिक हैं, कि आपको लगता है कि अगर आपने उन आइडियाज़ को इनकलकेट किया अपने एसे के अंदर तो आपका एसे फेल हो जाएगा। तो क्या करेंगे आप? आपका तो आधा घंटा ज़ाया हो गया। अब आपने एक नया टॉपिक उठाया, उस पे लिखना शुरू करा, तो अब आपके पास 3 घंटे नहीं है उस ऐसे को लिखने के लिए। अब आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ ढाई घंटे बचे हैं। उस ढाई घंटे में से अगर आप आधे घंटे आउटलाइन बनाते हैं आधे घंटे में, तो सिर्फ़ 2 घंटे बचते हैं आपके पास। तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू नो कि हाउ टू सिलेक्ट एन एसे, हाउ टू सिलेक्ट अ टॉपिक इन इंग्लिश एसे पेपर। ओके। तो इसके अंदर हम 4 क्राइटेरियाज़ को मद्देनज़र रखेंगे कि उन 4 क्राइटेरिया पे जो भी टॉपिक बैठता है विच दैट वुड बी बेस्ट फॉर यू। ओके। ये है हमारा 2023 का पेपर। ये मैंने एज अ एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि इसके अंदर लिटरेरी ऐसे सबसे ज़्यादा आए हैं। द इंस्ट्रक्शन इन यूथ इज़ लाइक इनग्रेविंग इन स्टोन, ये भी लिटरेरी टॉपिक है। द वन हु यूजेस फोर्स इज अफ्रेड ऑफ रीजनिंग, ये भी लिटरेरी टॉपिक है। द द फूल स्पीक्स एंड द वाइज लिसन्स, ये भी लिटरेरी टॉपिक है। अ फ्रेंड वॉक्स इन व्हेन एवरीवन एल्स वॉक्स आउट, ये भी लिटरेरी टॉपिक है। पीपल हैव, नहीं ये नहीं। बोथ पेरेंट्स शुड अज्यूम इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रेजिंग अ चाइल्ड एंड बॉयज विल बी बॉयज, ये 6 टॉपिक्स जो हैं ये लिटरेरी टॉपिक्स कहलाएंगे। ओके। अब आपने क्या करना है, आपने इन चार क्राइटेरियाज को मद्देनज़र रखते हुए, इन 4 चीज़ों को ज़हन में रखते हुए आपने अपना टॉपिक सिलेक्ट करना है। सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग। आपको लिटरेरी, अभी हम इस पेपर के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ लिटरेरी ऐसे को टच करेंगे कि कोई अगर आपने ये ज़हन बना लिया है कि आपने लिटरेरी ऐसे पर लिखना है, तो कौन सा ऐसा टॉपिक लिटरेरी एसेज में से चूज़ किया जाए कि आपके लिए वो बेस्ट हो। ठीक है। अभी हम ऑनलाइन लर्निंग पे बात नहीं करेंगे, इनकरेज हेल्थ ईटिंग पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लमेटिक एसेज हैं। इंग्लिश ऐसे के अंदर स्पेशली सीएसएस में सिर्फ 2 तरह के ऐसे आपको दिए जाते हैं, एक होता है लिटरेरी, एक होता है प्रॉब्लमेटिक। और जो लिटरेरी ऐसे होता है वो दरअसल आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे होता है, और आर्ग्यूमेंटेटिव के अलावा जितने भी ऐसे दिए जाते हैं वो प्रॉब्लमेटिक ऐसे होते हैं। हमें पता कैसे चले कि कौन सा आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है और कौन सा प्रॉब्लमेटिक ऐसे है? तो देखिए आप, इंस्ट्रक्शन इज यूज इज लाइक इनग्रेविंग इन स्टोन, ये आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है, क्योंकि या तो आप इसकी साइड लेंगे या इसके अगेंस्ट में जाएंगे। और मोस्ट लाइकली अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ना हो तो आपने हमेशा उसकी साइड लेनी है, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट पे जाना है, येस करना है एग्जामिनर को, ना कि इसके अगेंस्ट में जाना है। और अगर क्वेश्चन मार्क हो तो भी मोस्ट लाइकली कोशिश करें कि आप उसके अगेंस्ट में ना जाएं। और अगर जा रहे हैं तो आपके पास इतने सॉलिड एग्जांपल्स होने चाहिए कि आप अपनी बात को सब्सटेंशिएट कर सकें और प्रूव कर सकें विद लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स एंड एग्जांपल्स। सबसे पहला क्राइटेरिया आपके पास अंडरस्टैंडिंग का। आप अंडरस्टैंड कैसे करेंगे टॉपिक को? अब आपने इन 6 टॉपिक्स को देखें, ये पहला इंस्ट्रक्शन वाला, द फोर्स वाला, फूल वाला, फ्रेंड वाला, पेरेंट्स वाला और बॉयज़ वाला। इनमें से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपकी समझ में नहीं आ रहे? सबसे पहले तो आपने सिलेक्ट कर लिया कि कौन कौन से आर्ग्यूमेंटेटिव एसेज हैं। ये 6 आर्ग्यूमेंटेटिव एसेज आ गए आपके पास। ठीक है।
ये 6 टॉपिक्स आपने चूज़ कर लिए हैं। ओके, अब आपने करना क्या है, अब आपने देखा कि इन 6 टॉपिक्स में से आपको कौन सा टॉपिक समझ में आ रहा है। जैसे कि इंस्ट्रक्शन इन यूथ इज लाइक इनग्रेविंग इन स्टोन, द वन हु यूजेस फोर्स इज अफ्रेड ऑफ रीजनिंग, द fool speaks and the wise listens, a friend walks in while or when everyone else walks out. Both parents should assume the equal responsibility in raising a child and boys will be boys. अब देखेंगे द बॉयज विल बी बॉयज आपके टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, अल्फाज तो सीधे सीधे लिखे हुए, क्लियर लिखे हुए, स्टिल यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड कि एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाह रहे हैं और आप इस पर क्या लिखेंगे, तो इस टॉपिक को आप क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। इसी तरह आपका टॉपिक जैसे कौन सा टॉपिक होगा, बाकी सारे टॉपिक्स तो आपको समझ में आ रहे हैं। अगर ये भी इंस्ट्रक्शन इन यूथ इज लाइक इनग्रेविंग इन स्टोन, अगर उस वक्त पे बैठ के आपके एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे हुए हैं आप और आपके ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, हालांकि बहुत ईजी टॉपिक है ये, अगर नहीं आ रहा तो आप इसको भी छोड़ देंगे और आपके पास ये 4 टॉपिक्स बचेंगे और इनके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, आपने टॉपिक सिलेक्ट किए कौन कौन से आर्गुमेंटेटिव है, उनमें से आपने देखा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको समझ में आ रहे हैं। ठीक है, ये आपने लिस्ट आउट कर दिए 4 टॉपिक्स, 6 में से अब 4 बचे आपके पास। अब आपने उन 4 पे से देखना है कि ये सारी डायमेंशंस किस पे अप्लाई हो सकती हैं, ये चारों डायमेंशंस किस पर अप्लाई हो सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पे, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, साइंस, वॉर्स, फिलोसफी और स्ट्रेटेजी, ये कौन कौन से टॉपिक पे अप्लाई हो रही है। अभी मेरे जहन में जो टॉपिक अच्छा लग रहा है मुझे वो है द वन हु यूजेस फोर्स इज अफ्रेड ऑफ रीजनिंग। वो आप सोशल एस्पेक्ट भी कह सकते हैं कि बहुत से सोसाइटी के अंदर ऐसे इरेशनल रिलीजियस रिलीजन के नाम पर लोगों को इस तरीके से बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, और जब लोग और जैसे कुछ जर्नलिस्ट या कुछ इंटेलेक्चुअल सोसाइटी के अंदर जब उनके खिलाफ खड़े होते हैं तो वो किसका यूज़ करते हैं, फोर्स का, ना कि रीजनिंग का, अपनी बात को बताने के लिए कि अगर मैं किसी पे दम करके फूक रहा हूँ और वो सही हो रहा है तो उसके पीछे वो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं देंगे बल्कि लोगों को उनके खिलाफ भड़का देंगे, वो फोर्स का यूज़ करते हैं। तो द वन हु यूजेस फोर्स इज अफ्रेड ऑफ रीजनिंग। पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे बात करेंगे तो जो पॉलिटिशियंस होते हैं, अक्सर ऑथोरिटेरियन पॉलिटिशियंस, वो अपनी अथॉरिटी को, अपनी रूथलेस पॉलिटिक्स को जस्टिफाई करने के लिए लॉजिक का यूज़ नहीं करते बल्कि उन जर्नलिस्ट को, उन पोइट्स को या हर उस शख्स को जो उनके खिलाफ खड़ा होता है उसको क्या कर देते हैं, नज़रबंद कर देते हैं। तो द वन हु यूजेस फोर्स इज अफ्रेड ऑफ रीजनिंग। इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे बात करें तो इकोनॉमिकली जब लोगों के साथ इनइक्वलिटी होती है, इनजस्टिस होता है, तो इकोनॉमिक इनजस्टिस को जस्टिफाई नहीं किया जाता बल्कि उन लोगों को टाइमलाइन से ही हटा दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो पावरफुल लोग होता है, द माइट इज राइट, जिस जो माइट है, अगर वो आपसे, अगर आपने पूरे साल गंदम उगाई और गंदम उगाने के बाद उसका रेट आपने फिक्स कर दिया, लेकिन जो पावरफुल वडेरे हैं वो आपसे आधी कीमत में भी ले जाएंगे और आप कुछ नहीं कर सकते, और वो आर्ग्यूमेंट इसका क्या देंगे, कुछ भी नहीं। वो आप, अगर आप ज़्यादा बहस करेंगे आपको साइडलाइन कर दिया जाएगा। तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में भी, रिलीजियस एस्पेक्ट की बात करें तो जो फिनेटिक्स होते हैं, जो ऑर्थोडॉक्स होते हैं, वो अपनी एक बात रख देते हैं, एक फतवा दे देते हैं, अपनी कोई भी जो भी आर्गुमेंट देते हैं उसको अगर आप लॉजिकली प्रूव करने को कहें तो आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपको कहेंगे कि ये तो हेरिटिक है, ठीक है, ये तो गैर मजहबी है, ये तो अनरिलीजियस है, और आपके खिलाफ हो जाएंगे। आपको, आपके साथ फिर क्या किया जाएगा, एक्सट्रीम, जहाँ एक्सट्रीमिज्म हाई होता है, यू कैन अंडरस्टैंड। इतना साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करें, वॉर्स की बात करें, फिलोसफी की, ये जहाँ पर भी ये सारी डायमेंशन अप्लाई होती हो, और अगर सारी नहीं भी हो रही तो जिस टॉपिक पर भी सबसे ज़्यादा डायमेंशंस अप्लाई हो रही हैं आपने वो टॉपिक चूज करना है। वो इसलिए कि जब ज़्यादा डायमेंशंस आपके पास होंगी तो ज़्यादा मटेरियल होगा आपके पास, क्योंकि आर्ग्यूमेंटेटिव एसेस के अंदर आपको डेटा, स्टेटिस्टिक्स नहीं चाहिए होती, आपको डायमेंशंस चाहिए होती हैं, मल्टीपल डायमेंशंस। तो अगर जिन पर भी ये सारी डायमेंशंस अप्लाई हो रही हैं, वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रही तो आप देखना है कि किस टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशन अप्लाई हो रही है, आपने उस टॉपिक को ऑप्ट कर लेना है। अब उन 4 में से हो सकता है आपके पास 2 टॉपिक बचे,
अब उन दो टॉपिक्स में से आपने कोई एक ऑप्ट कर लिया जिस पे ज़्यादा अप्लाई हो रही थी डायमेंशन। अब हर डायमेंशन में से सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, साइंस, कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेटेजी, फिलोसफी, उन सब में से आपने क्या करना है, एग्जाम्पल्स निकालनी है इंडिविजुअल की, नेशनल लेवल की और इंटरनेशनल लेवल की। ठीक है, जैसे आपने रिलीजियंस में से, सोशल लेवल में से आपने इंडिविजुअल पे निकाल ली, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लेवल पे आपने नेशनल से निकाल ली, और वॉर्स में से, स्ट्रेटेजी में से, फिलोसफी में से आपने इंटरनेशनल लेवल की निकाल ली। अब आपने तीन तरह की डायमेंशन निकाल ली, तीन तरह के आपने कैनवस के साथ, इंडिविजुअल, नेशनल और इंटरनेशनल। अब आपने जब एग्जांपल्स निकाल लिए आपने, तो अब आप आउटलाइन लिखना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ये तीसरा तीसरा पॉइंट था कि आपके पास पहला आपको अंडरस्टैंडिंग हो टॉपिक की, दूसरा आपके पास डायमेंशन हो, तीसरा कि आपके पास एग्जांपल्स हो। ठीक है, आपने अगर जो दो टॉपिक आपके पास बचे हैं और उन पे दोनों पे बराबर डायमेंशन अप्लाई हो रही है, तो आपने देखना है कि नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर और इंडिविजुअल लेवल पर, इन तीनों लेवल के ऊपर आपके पास एग्जाम्पल्स किसके ऊपर ज़्यादा आ रही हैं। अब जिसके ऊपर एग्जाम्पल ज़्यादा आएंगी वो एक टॉपिक आपके पास बच जाएगा। अब ये जो चौथा एलिमेंट होगा आपका, वो आपका क्या होगा कि यूनिक चीज़ क्या होगी, एक्स्ट्रा चीज़ किसके ऊपर है आपके पास, किस टॉपिक के ऊपर आपके पास कोर्स ज़्यादा हैं, किस टॉपिक के ऊपर आपके पास यूनिक आइडियाज़ ज़्यादा हैं, किस टॉपिक के ऊपर आपके पास पोइट्री यानी लिटरेचर का टच भी आप जिस पे दे सकें वो ज़्यादा है। अब ये जिन चार चीज़ें जिन टॉपिक्स पे भी सबसे ज़्यादा अप्लाई हो रही होंगी, आप उनको लिस्ट आउट करते जाएंगे, एंड में जो टॉपिक बचेगा डेट वुड बी बेस्ट फॉर यू। और जब आप उसके ऊपर लिखना शुरू करेंगे, आउटलाइन बनाएंगे, तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अब आपके पास डायमेंशंस भी हैं, अब आपके पास एग्जाम्पल्स भी हैं, अब आपके पास अपने ऐसे को स्टैंड आउट करने के लिए आइडिया, कोट और पोइट्री भी है। ओके, आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू।